एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान संवाद में। आज जिस मुद्दे पर हम एनालिसिस करने वाले हैं वो यही है कि महेश जोशी का टिकट आखिर क्यों कटा और शांति धारीवाल का टिकट उनको क्यों बटा, जबकि आशंका थी कि दोनों का टिकट ही कट जाएगा। ये संभावना, ये आशंका किस लिए थी और ऐसा क्यों नहीं हुआ, एक को मिला एक को क्यों नहीं मिला, और इससे राजस्थान की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कांग्रेस की विचारधारा का किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो जाएगा, किस तरह से चुनाव का मोड़ कहीं और चला जाएगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो को आखिर तक देखना है, आखिर तक बने रहना है, और अगर अभी तक ऐसे दिलचस्प विश्लेषणों के लिए राजस्थान संवाद को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना है। देखिए, 25 सितंबर को पिछले साल एक घटना हुई थी जो कि कांग्रेस के लिए किसी दुर्घटना से कम नहीं थी। कांग्रेस आलाकमान के साथ पहली बार सबसे बड़ी, सबसे ग्रैंड नाफरमानी हुई थी, और ये नाफरमानी ये थी कि जब से कांग्रेस बनी है तब से लेकर अब तक हर बार कांग्रेस के विधायक दल की बैठक जब भी होती है तब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का रेजोल्यूशन निकलता है कि जो कांग्रेस आलाकमान कहेगी वैसा हम कर देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था, और इसके कारण थे महेश जोशी और शांति धारीवाल के नेतृत्व में बहुत सारे कांग्रेसी जो कि विधायक दल की बैठक में पहुंचने की बजाय कहीं और चले गए। और यह भी पहली बार नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में एक कई बार होटल और कई बार दूसरी जगहों पर पहुंचने का बसों में रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे ने। ऐसे में अगर समझा जाए कि ये जो 25 सितंबर की घटना थी ये कितनी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी, तो इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए कि सीधा सीधा आलाकमान से पंगा मोल ले लिया था, और ये जो ओपन सीक्रेट था, सबको पता था, उसको पूरी तरह से खोल के सामने ले आए कि कांग्रेस की आलाकमान की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो फैसला नहीं ले सकती। और उस समय अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अभी अध्यक्ष हैं, वो दोनों भी विधायक दल की बैठक में लोगों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन तमाम सारे विधायक उनको चकमा दे गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इस विधायक दल की बैठक से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया जाएगा, और ऐसा ना हो इसलिए ये किया गया। अब ऐसे में कांग्रेस आलाकमान कहती है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, वो एक्शन आज तक नहीं हुआ। तो कई लोगों ने आशा रखते हुए कांग्रेस आलाकमान से ये सोचा कि कम से कम इतना अहम पे चोट लगी है तो ये तो करेगी कांग्रेस कि इस चुनाव में शांति धारीवाल और महेश जोशी का तो कम से कम टिकट काटेगी, और इसीलिए इन दोनों के टिकट काटने की बात चल रही थी। लेकिन शांति धारीवाल को फिर भी टिकट दे दिया गया, महेश जोशी का टिकट काट दिया गया। यानी कि ये बात साफ है कि कांग्रेस की आलाकमान के साथ भी अगर आप नाफरमानी करते हैं तो कांग्रेस आलाकमान जो है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। और दूसरी चीज़ जो बहुत साफ हो चुकी है वो ये कि शांति धारीवाल को टिकट देना कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि वो पैसे से भी समृद्ध हैं और उसी के साथ साथ वो कांग्रेस के मंत्री होते हुए वैध और अवैध सारे काम करते हैं, और इसके बारे में कहीं ना कहीं कोटा के तमाम सारे लोगों को सब कुछ ज्ञात है। अब ये चीज़ हो गई तो महेश जोशी को टिकट क्यों नहीं मिला, इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम रीज़न ये है क्योंकि 25 सितंबर की घटना के अलावा भी महेश जोशी पर काफ़ी सारे आरोप हैं। उनके बेटे पर रेप के आरोप होने के साथ साथ उनकी वजह से किसी का सुसाइड करने तक का मामला सामने आया है, और उसके बाद जलदाय विभाग जिसके वो मंत्री हैं उसके कई घोटाले सामने आए, उनके घर पे भी रेड्स पड़ी, उन रेड में भी काफ़ी कुछ निकल चुका है। शायद इसलिए महेश जोशी को टिकट नहीं दिया गया है, और महेश जोशी को टिकट नहीं दिया जाना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल का सबब हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अब खुद ही इस बात पे सील और ठप्पा लगा रही है कि हाँ, जलदाय विभाग का भ्रष्टाचार तो सही था, शायद इसीलिए हमने महेश जोशी को टिकट नहीं दिया। अब भी जो लोग कांग्रेस से आशा रख रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई हो सकता है कि महेश जोशी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हो, सांसद बना रहे हो, जो कि वो पहले भी थे, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिएगा कि पिछली बार भी 25 के 25 सांसद
भाजपा के ही बने थे और इस बार भी उम्मीद यही है, तो शायद कहीं ना कहीं महेश जोशी की राजनीति खतरे में पड़ जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो उनके खिलाफ जो केसेस लगे हुए हैं वो केसेस और भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो पावरलेस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत ही घातक उनके लिए हो सकता है। हालांकि वो दिल्ली जब भी जा रहे हैं उसके बाद भगवान को ढोक देने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि उनको किसी भी तरीके से सीट मिल जाए। बहुत सारी बातचीत ऐसे भी चल रही थी कि महेश जोशी भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन वो बातचीत भी पूरी तरह से गौण हो गई, क्योंकि अब भाजपा ने सिविल लाइंस का भी टिकट घोषित कर दिया और बाकी सब जगहों का भी टिकट घोषित कर दिया, तो भाजपा से तो उनको टिकट मिलने से रहा। अब ऐसे में महेश जोशी क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि हाल ही में आर तिवारी जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा मैं पार्टी का लिए हमेशा साथ हूँ पार्टी के, और कभी भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी उनकी संभावनाएं खत्म हो गई है। ऐसे में महेश जोशी अब क्या करेंगे ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कांग्रेस अब जो है महेश जोशी को टिकट नहीं देकर ये साबित कर चुकी है कि महेश जोशी ने भ्रष्टाचार किया था, तो फिर वो अपने भ्रष्टाचार करने के सवाल पर क्या रुख अपनाएगी, क्योंकि ये तो वो खुद साबित कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये है कि इसके बाद कांग्रेस का हाल क्या होता है चुनाव में। और ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आर तिवारी को टिकट देने का मामला लेकर, और भी कुछ कुछ जगह छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कांग्रेस ने किए हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में नज़र आ रही है और कई सारी समस्याएं उनके लिए बढ़ती जा रही है। ईडी की लगातार होती रेड्स गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर महेश जोशी तक के ठिकानों पर बताती है कि कांग्रेस की दाल में कुछ तो काला है, और इलेक्शन से पहले अगर इन रेड्स का परिणाम कुछ बड़ा आ जाता है तो फिर इसका इलेक्शन पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। हालांकि उसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही बताया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है कि एंड टाइम पर चुनाव आते ही क्यों रेड मारी जाए, तो चुनाव आते ही योजनाएं घोषणा करना क्या वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं था, ये भी एक सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कुछ एक्सपेरिमेंटल टिकट्स और दिए हैं, जैसे कि लगातार बेरोजगारों की आवाज़ बनने वाले उपेन यादव को यहाँ पर टिकट दिया गया है। और उससे ये समझ में आता है कि उपेन यादव ने जो बेरोजगारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, भाजपा ने उस आवाज़ का समर्थन दिया है, तो बेरोजगार कहीं ना कहीं अब भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो पत्रकार गोपाल शर्मा को सिविल लाइन से टिकट देकर भाजपा ने संघ की बात को माना है, और कहीं ना कहीं प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। सिविल लाइन से एक ब्राह्मण को तवज्जो दी है जिसकी बहुत ज़बरदस्त मांग और डिमांड थी। अब ऐसे में ये एक्सपेरिमेंट्स किस तरफ ले जाते हैं और बीजेपी क्या चुनाव में बाजी मार पाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण मंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। इंडिया की 140 करोड़ की जनता की हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए ढेर सारे होलसेल मार्केट स्टोर्स पब्लिक के बीच में अवेलेबल है, मगर एक होलसेल मार्केट प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जो ऑनलाइन वर्क करता है और इंडिया के मेजर सिटीज को कवर करते हुए लोगों को इजी गोइंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डियोडैप के बारे में, जहां आपको एक ही जगह पर मल्टीपल सर्विस देखने को मिलती हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन सी है वो हाईली इफेक्टिव 8 सर्विसेज जो डियोडैप प्रोवाइड करवाता है, और अगर आप डियोडैप सर्विस से जुड़ते हैं तो आपके लिए ये कैसे प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। डियोडैप की फर्स्ट सर्विस है डियोडैप कॉर्पोरेट। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो लार्ज स्केल ऑर्डर करना चाहते हैं, चाहे आप एक बिजनेस मुगल हो या बल्क बायर, डियोडैप कॉर्पोरेट आपका सॉल्यूशन है। आप यहां पर अपने बड़े ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको यहां किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। सेकंड है डियोडैप रीसेलिंग। जी हां, डियोडैप रीसेलिंग। डियोडैप रीसेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप डियोडैप के प्रोडक्ट्स को अपने सोशल नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो या फिर फेसबुक मार्केटप्लेस। जब आप किसी को सेल करते हैं तो शिपिंग और जीएसटी ये सब हमारी जिम्मेदारी है, आपको सिर्फ बेचने और कमाने का फायदा उठाना है। थर्ड है डियोडैप होलसेल।
अगर आपको रीसेलिंग में इंटरेस्ट है या फिर बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो डियोडैप होलसेल आपको लार्ज क्वांटिटीज में खरीदने की फैसिलिटी देता है, जिससे आपको ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी और हर प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों पर मिल जाता है। फोर्थ है डियोडैप मार्केटप्लेस और रिटेल। अगर आप सीधा डियोडैप से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट को Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी ढूंढ सकते हैं। अगर जल्दी डिलीवरी चाहिए तो Amazon FBA सेलेक्ट कर कर अपने प्रोडक्ट को प्राइम टाइम में ले सकते हैं। डियोडैप एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आज डियोडैप ऑनलाइन सेलिंग में लीडिंग इंपोर्टर्स में से एक है। यह आपके लिए इंपोर्ट आसान बना सकता है और साथ ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डियोडैप ड्रॉप शिपिंग। अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स जायंट बनना चाहते हैं तो डियोडैप आपको फुल एक्सेस देता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। यहां डियोडैप प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर पैकिंग और डिलीवरी तक संभालते हैं, जिससे आप मार्केटिंग पर ध्यान दे सकते हैं। आप एक शॉपिफाई स्टोर से यहां फिर एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म जैसे Amazon से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डियोडैप फ्रेंचाइजी मॉडल। बहुत से कस्टमर हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और खुद प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। इन डिमांड्स को सुनते हुए डियोडैप ने अपने होलसेल मॉल्स कई सारी सिटीज में लॉन्च किए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। डियोडैप ब्लूप्रिंट। अगर आप भी अपने ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमारा डियोडैप ब्लूप्रिंट मॉडल आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। बस इस प्रोसेस पर भरोसा रखते हुए और हमारे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी में शामिल हो जाइए। तो ये थी हमारी डियोडैप की कहानी। आप हमसे जुड़कर अपने बिजनेस को नई ऊंचे मुकाम तक ले जा सकते हैं। हमारे साथ आपका हर कदम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।